हेलो साथियों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा और ये आपके संपूर्ण साहित्य के PYQ क्वेश्चन है फ्रेंड। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC TRE 3.0 हो या 4.0 हो या फिर LT हो, TGT, PGT हो, नेट JRF हो, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल है। और सभी को मैं शुरुआत में बताना चाहती हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप पूरी क्लास रीड नहीं करते हैं, चाहे आपके पास समय नहीं हो या फिर मेरा तरीका ठीक ना लगे आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड और डेली कमेंट करें। अगर कोई भी त्रुटि नज़र आ रही है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे सुधार करेंगे। कमेंट भी करिए। अगर कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको भी बताएं। हम बुक की शुरुआत करने वाले हैं। वैसे तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करने वाले हैं। आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि कोई आपके पास PDF है जिनको आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो मुझे सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, हम ज़रूर देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ही फ्रेंड आपको टेलीग्राम का लिंक और अदर प्लेलिस्ट के लिंक, और जैसे मैंने गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को पूरा कंप्लीट किया है, दृष्टि पुस्तक सीरीज को कंप्लीट किया है। आप नहीं देख रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ फ्रेंड सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हिंदी भाषा और उसका विकास। तो कुछ क्वेश्चन फ्रेंड इसी टॉपिक से हैं। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? महाराष्ट्री, सौरसेनी या फिर अर्धमागधी या फिर मागधी। तो अवधी का विकास फ्रेंड किस अपभ्रंश से हुआ था? तो आप जानते ही हैं ये क्वेश्चन का आंसर कि ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और यहाँ से आप देख लीजिए इसके टेबल को। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले है फ्रेंड संस्कृत, ठीक है। उसके बाद है ये विकास क्रम संस्कृत का ही है, ठीक है, क्योंकि पहले संस्कृत में सारी चीज़ें थी, तो पहले संस्कृत, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद है पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर जाके हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। अपभ्रंश है, उपभाषा है और बोली है। सबसे पहले देखेंगे सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी, ठीक है। और इसकी बोलियां भी फ्रेंड 5 हैं। कौन कौन सी? तो खड़ी बोली, और खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। तो आप देख सकते हैं खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी, और हरियाणी को ही बांगरू कहते हैं। अगला देखते हैं राजस्थानी। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली है, ठीक है। तो उपभाषा एक तो पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी है पहाड़ी, ठीक है। तो 3 आप याद रखेंगे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो आपने देखा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। अब राजस्थानी से देखेंगे। राजस्थानी से फ्रेंड पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। ये इनका क्रम है तो ये चारों ओर से ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरह, लेकिन ये इसका क्रम है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, पूर्वी राजस्थानी में जयपुर। आप ऐसे समझिएगा जयपुर कहाँ पे है? तो जयपुर पूरब में, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है
और यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो पूर्वी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मारवाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी। अब देखते हैं फ्रेंड पहाड़ी। तो पहाड़ी एकदम सिंपल है फ्रेंड, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश की तीनों उपभाषाएं देखी फ्रेंड आपने, पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी। अब देखते हैं अर्धमागधी। अब अर्धमागधी से भी फ्रेंड 3 बोलियां निकली हैं। ठीक है, और अर्धमागधी का मतलब, अर्धमागधी की उपभाषा क्या है? तो अर्धमागधी की उपभाषा पूर्वी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? तो ये अर्धमागधी से। और इसकी बोलियां क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिन्हें आप ABC पर पढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर आती है फ्रेंड बिहारी। और बिहारी मागधी की उपभाषा है। इसकी बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके बाद है फ्रेंड बंगला। बंगला जो है किसकी उपभाषा है ये? ठीक है, तो ये मागधी। ठीक है, याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं। तो बंगला, उड़िया और असमिया। तो देख सकते हैं मागधी अपभ्रंश से क्या क्या निकला। बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर पर आपका आता है पैसाची। और पैसाची, देखिए पैसाची मतलब लहंगा और पंजाबी। ठीक है, एक सेकेंड, 1-2 पेज में है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और ब्राचड़ की बोली क्या है? सिंधी। महाराष्ट्र की मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? डोंगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो फ्रेंड ब्रज को नहीं सम्मिलित किया गया है। डोंगरी कहाँ की ये भाषा है फ्रेंड? तो ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है, मैथिली आप जान ही रहे हैं, मागधी अपभ्रंश। और असमिया, ठीक है, असमिया भी जान रहे हैं। असमिया मैं अभी हमने बताया, मागधी का बंगला उड़ा, बिहारी का बंगला उड़ा, असमिया। ठीक है, तो ये भी किस अपभ्रंश से है? मागधी अपभ्रंश से है फ्रेंड। जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाएं थी या मानी गई, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वें संविधान संशोधन में, मतलब 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को भी शामिल किया गया। आप ऐसे याद रख सकते हैं 2167 सिंधी। ठीक है, तो सिंधी को कब शामिल किया गया? 21 में। जबकि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया था? 22। और इससे भी पहले मतलब शुरुआती दौर में कुल कितनी भाषाएं थी, या फिर पूछा जाता है मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? तो 14 थी। ठीक है, वे संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में कोंकणी, नेपाली। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए मणिपुरी, कोंकणी या फिर नेपाली को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो फ्रेंड ये 91 में। ठीक है, 67 में सिंधी और 91 में फ्रेंड मणिपुर, नेपाली। और 92 संविधान संशोधन में 2003 ईस्वी में किसको जोड़ा गया? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अतः ब्रज को अभी तक स्थान नहीं मिला है। और ब्रज कहाँ की ये बोली है फ्रेंड? तो ये हिंदी की ही एक बोली है, पश्चिमी की। ठीक है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो अभी आपने देखा था, अभी फ्रेंड आपने देखा था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? प्राकृत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहले पाली से भी पहले
किस भाषाओं का प्रयोग होता था फ्रेंड? तो संस्कृत। और इसका समय क्या माना जाता है? तो संस्कृत का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद आती है फ्रेंड पाली। पाली का समय क्या है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और जो कि आपकी हिंदी है, आधुनिक भाषा है हमारी, तो ये हिंदी का समय 1000 ईस्वी से अब तक चलता जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या आया फ्रेंड? संस्कृत। अगर संस्कृत दिया है ऑप्शन में तो सबसे पहले संस्कृत ही आएगा, आप याद रखेंगे, क्योंकि पाली तो समस्त लोगों को याद है और वो पाली से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आएगा संस्कृत, उसके बाद आएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगर संस्कृत नहीं है तो पाली से स्टार्ट होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सीरीज देख रहे हैं फ्रेंड, ये 2014 की सीरीज है। 2014 में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए थे। तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक, कुलात्मक, या फिर प्रभाव आधारित, या फिर आकृति मूलक वर्गीकरण। तो फ्रेंड क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। संबंध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृतिक मूलक या फिर रूपात्मक कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, पहला है आयोगात्मक और योगात्मक। ठीक है, ऐतिहासिक वर्गीकरण को काल आधारित वर्गीकरण कहते हैं और इसे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक का मतलब प्राचीन, ठीक है, प्राचीन होता ही है, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया। कुलात्मक को पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इनमें भारोपीय द्रविड़ परिवार आते हैं। प्रभाव आधारित वर्गीकरण में एक भाषा को दूसरे भाषा पर प्रभाव होता है। ठीक है, और आपसे फ्रेंड प्रश्न बनता है, प्रश्न कैसा बनता है कि प्रश्न ये बनता है कि हिंदी आपकी कैसी भाषा है? वियोगात्मक है या फिर योगात्मक है, आयोगात्मक है? तो हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा है, आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना है पयमचर्यु, ललित विस्तार, छदा अनुशासन, ठीक है, या फिर 84 वैश्वन की वार्ता। तो गोकुलनाथ की रचना पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 84 वैश्वन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। छंदा अनुशासन हेमचंद्र की है। पयमचर्यु स्वयंभू की रचना है। आप यहाँ से देखिए ये, तो पयमचर्यु किसकी है? तो स्वयंभू की, स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। ललित विस्तार परशुराम शर्मा वैद्य की रचना है, ये 20वीं शताब्दी के हैं। 84 वैश्वन की वार्ता गोकुलनाथ की है, 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। ठीक है, तो 84 वैश्वन की वार्ता और 200 वैश्वन की वार्ता दोनों ही गोकुलनाथ की रचना है, आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सुख सागर, या फिर लाल चंद्रिका। लल्लू लाल की नहीं है पूछा गया है फ्रेंड। ठीक है, तो सिंहासन बत्तीसी तो है, बैताल पच्चीसी भी है, और सुख सागर नहीं है। सुख सागर सदल मिश्र की रचना है फ्रेंड। लाल चंद्रिका भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ से देख सकते हैं, लल्लू लाल की प्रमुख रचना है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, राजनीति, प्रेम सागर, नागरी दशम, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा कायदा, विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, जबकि सुख सागर और मुंतुक बुतवारी, सुरासुर निर्णय, मुंशी सदा सुख लाल नियाज की रचना है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और एक बैताल पच्चीसी किसकी रचना है? सूरत मिश्र की भी है। ठीक है, आगम बे पुराणे
पाणहिमा बहंती, शरहपा, कंडपा, शबरपा या फिर डोंगीपा, किसकी रचना है ये? आगम बे पुराणे पाणी माँ बहंती। तो आगम किसको पता है फ्रेंड? जो विद्वान होता है तो कणपा सबसे ज़्यादा विद्वान भी माने जाते हैं, ठीक है। पांडित्य की उपाधि तो लिपा को थी, लेकिन कंडवा भी विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। यहाँ देख लीजिए, पंडित साल सत्य बखाणे देह रुद्र बसंत न जाने, ये किसकी रचना है? तो ये शरहपा की है। और शरहपा का समय क्या है? 8वीं शती। और 8वीं शती और किसका समय भी आपने देखा था? स्वयंभू का भी देखा था आपने। आगम बे पुराणे पाणहि माण बहंती, ये किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? तो कणपा की है। कणपा का समय क्या है? 820 है। छाडू छाडू माआ मोह विषम दुंदोली महाशुहे विशंती, ये सबरपा की रचना है, पंक्ति है। इनका समय है 780 ईस्वी, ठीक है। और भी है फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए आप, गंगा जमुना माझे बहाई रे, माझे रे बहाई नहीं ताए बुडली मातंगी योगिया लीले पाए करे, ये किसकी रचना है? तो ये डोंबिया की रचना है और इनका समय है 840 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खंड भाषा पुराण चा कुराण कथित मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो खंड भाषा पुराण चा कुराण कथित मया, ये किसकी रचना है? जगनिक की है, नरपतनाल की है, चंद्रबरताई की है या फिर अब्दुल रहमान की है? तो फ्रेंड ये किसकी पंक्ति है, कहाँ से ली गई है? तो ये चंद्रबरताई की पंक्ति है और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। और साथ में थोड़ी पंक्ति देखिए, दौ का दाधा कपुली मिले जीव का दाधा ना पर गुराई, ये किसकी पंक्ति है? नरपतनाल की। कटी कटी शीस गिरे धरनी में उठी उठी दंड तलवार, 8 कोस के तह गिरदा में अंधाधुंध करे तलवार, ये किसकी पंक्ति है? तो जगनिक की है। 14 घोर धार छाप गौ गाऊ भरो, गगन कुहर धूर धुरे सरोसौ अम्बु धरो, ये किसकी पंक्ति है? तो अब्दुल रहमान की पंक्ति है। और इनका नाम, दूसरा नाम क्या है? अद्दैमार भी है, अद्दैमार से भी जाने जाते हैं, ठीक है। संदेश रासक इनकी रचना है। एक और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ के किस बादशाह की प्रशंसा की थी? ठीक है, तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की थी? शाहजहां की, औरंगजेब की, अकबर की या फिर बाबर की? तो फ्रेंड किसकी की थी? शाहजहां की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है। कौन? पंडित राज जगन्नाथ, और उन्हीं के दरबार में रहते थे। और इन्हें पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले देखते हैं फ्रेंड, ये प्रश्न किस टॉपिक से है? तो ये हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या तेरी मेरी उसकी बात? तो फ्रेंड ये कौन सा है, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो मुक्तिपथ। देखिए उपन्यास है, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार हैं तो सुनीता। किसका उपन्यास है? ये जैनेन्द्र का है, 1935 प्रकाशन वर्ष है। मुक्तिपथ 1950 इसका प्रकाशन वर्ष है, इलाचंद्र जोशी। सुखदा 1952 जैनेन्द्र का है, और तेरी मेरी उसकी बात 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है, यशपाल का उपन्यास है, ठीक है। तो सुनीता और सुखदा ये किसका है? जैनेन्द्र का। मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी और तेरी मेरी उसकी बात यशपाल।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर अज्ञेय। तो फ्रेंड जैनेन्द्र तो हैं, इलाचंद्र जोशी भी हैं, अज्ञेय भी हैं, ठीक है, लेकिन चतुरसेन शास्त्री नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो चतुरसेन शास्त्री कैसे उपन्यासकार हैं? तो चतुरसेन शास्त्री फ्रेंड प्रकृतिवादी हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, जबकि जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कलिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर, ठीक है। तो फ्रेंड विद्या सुंदर है इनका नाटक, ठीक है, जबकि गोरक्ष विजय ये किसका नाटक है? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो अनुदित नाटक है फ्रेंड, वर्ष है, मूल नाटक है। तो विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, इसमें संस्कृत नाटक चौर पंचाश का इसका मूल नाटक है। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, प्रबोध चंद्रोदय इसका मूल नाटक है। मतलब मूल का मतलब यहाँ से ये लिया गया है, ठीक है, यहाँ से इसका अनुवाद किया गया है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी, ये सट्टक संस्कृत का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, संस्कृत से लिया गया। सत्य हरिश्चंद्र ये 1875 ईस्वी, ये चंद्र कौशिक के आधार पर लिया गया। लेकिन ये सारे नाटक किसके हैं? तो ये सारे नाटक फ्रेंड एक तो अनुदित हैं और किसके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, क्योंकि पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और सत्य हरिश्चंद्र। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि विद्या सुंदर का मूल आधार क्या है इसका? तो नाटक चौर पंचासी का, पाखंड विडंबन का प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। कपूर मंजरी एक सट्टक है, मुद्रा राक्षस संस्कृत से और सत्य हरिश्चंद्र चंद्र कौशिक के आधार पर ही अनुवादित नाटक है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। तो फ्रेंड भूमिजा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये भूमिजा राम कथा पर आधारित, जिसके रचनाकार हैं रघुवीर शरण मित्र, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी 1936 ईस्वी, ये शैव दर्शन से प्रभावित रचना मानी जाती है। महादेवी वर्मा की रचना नीरजा है 1935 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है और ये गीत काव्य संग्रह में आती है। मैथिली शरण गुप्त का है यशोधरा 1932 ईस्वी में, और यशोधरा कौन थी? तो ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी फ्रेंड, तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा का इसमें वियोग वर्णन भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है, ठीक है। तो बाजारे हुस्न, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती या फिर हम खुरमा व हम शबाब, ठीक है। तो सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है फ्रेंड? बाजारे हुस्न है, ठीक है, बाजारे हुस्न। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और ये बाजारे हुस्न वैश्या जीवन से संबंधित समस्या का वर्णन है इसमें, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे बाजार में, खैर चलिए ये छोड़ते हैं, हम टॉपिक ही छोड़ते हैं इसको। प्रेमाश्रय की बात करें तो प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, इसमें गोशा ए आफियत, ठीक है, ये आफी मत लिखा है, आफियत, ये गोशाए आफियत। उर्दू शीर्षक इसका क्या है? प्रेमाश्रय का उर्दू शीर्षक गोशाए आफियत है और इसमें औपनिवेशिक शासन में जमींदारी एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि में किस लिए जाते हैं लोग? ठीक है, रंगभूमि में लोग किस लिए जाते हैं? चौगान खेलने। ठीक है, तो चौगाने हस्ती इसका उर्दू शीर्षक है। समय इसका 1925 ईस्वी है। इसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवाद की शोषण नीति, भारतीय
शिक्षितों की चरित्रहीनता है। ठीक है, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता है, कि मतलब शिक्षित होकर भी चरित्रहीनता कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रेमा अथवा दो सखिया का विवाह, इसका उर्दू अनुवाद क्या है? ठीक है, तो हम खुरमा हम शबाब। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण है। वरदान का समय क्या है फ्रेंड? 1921 ईस्वी। और वरदान ये समझिए वरदान किस चीज़ का मिल रहा है? तो जलवाए इशार का। ठीक है, तो इसका उर्दू शीर्षक क्या है फ्रेंड? तो उर्दू शीर्षक इसका जलवाए इशार वरदान का है। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण, समस्या ही समस्या है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। भारतेंदु हैं क्या, बाल मुकुंद गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। ठीक है, अच्छा पूछा जाता है ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, या फिर निबंध है? तो फ्रेंड ये सारे इनके क्या हैं? निबंध हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड, क्योंकि डेली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो डेली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अब तक डेली पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि स्कूल नहीं खुले थे, अब पॉसिबल नहीं हो पाता डेली, तो क्लास इसीलिए एक दिन छोड़ के हो रही है। कोशिश यही रहता है कि डेली हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, सज्जन है, राजश्री है, कामना है, या फिर विशाख है? तो फ्रेंड प्रथम नाटक पूछा गया तो सज्जन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और सज्जन का समय क्या है? तो सज्जन का समय है फ्रेंड 1910 ईस्वी। और भी इनके नाटक हैं, जैसे प्रयासशीत 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक भूत 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त एकांकी है फ्रेंड। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। तो सज्जन, प्रयासचित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक भूत, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सारे नाटक किसके हैं? तो प्रसाद जी के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं है? ठीक है, किस विधा की रचना है या फिर रचनाएं हैं फ्रेंड? तो ये नाटक है क्या, उपन्यास है, गीत नाट्य है, या फिर कहानी है? तो दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं है फ्रेंड? तो ये नाटक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये किसका नाटक है? तो ये फ्रेंड लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख नाटक हैं। और भी इनके नाटक देखते हैं, जैसे अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सुंदर रस 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, और दूसरा दरवाजा 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी, गंगा माटी 1977 ईस्वी, और बलराम की तीर्थ यात्रा 1973 ईस्वी। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, बलराम की तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 बार परीक्षा में पूछा गया। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ठीक है, मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरा 7 जन्म, आत्मदाह। ठीक है, आत्मकथा है पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मेरा 7 जन्म, ये आत्मकथा है। और भी आत्मकथा देखेंगे फ्रेंड, आत्मकथाकार
क्या पूछा क्या गया था ये, हाँ ठीक है, इनमें से आत्मकथा है, हाँ सही है ये। तो आप देखिए, तो और भी कुछ रचना है फ्रेंड, और विधा है, रचनाकार है, प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो पहला पड़ाव ये किस विधा का है फ्रेंड, तो ये उपन्यास, और रचनाकार इसके श्रीलाल शुक्ल हैं, 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मेरा सात जन्म, ठीक है, मेरा सात जन्म ये आत्मकथा है हंसराज रहबर का, 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, 3 खंडों में। आत्मदाह उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का, 1937 ईस्वी। ठीक है, तो आपने अभी देखा पहला पड़ाव किसका था, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास था। मेरा सात जन्म ये आत्मकथा है हंसराज रहबर का, और आत्मदाह उपन्यास है किसका, चतुर्सेन शास्त्री का। और अगले प्रश्न पर चलने से पहले जानेंगे फ्रेंड, अब जो प्रश्न है वो आपके किस टॉपिक से हैं, तो ये काव्य शास्त्र से हैं फ्रेंड। ठीक है, और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। काव्य अलंकार किसकी रचना है, भामा की है, राजशेखर की है, दंडी की है, या फिर रुद्र भट्ट की है। और काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार, इस नाम से फ्रेंड 3 रचनाकारों की रचनाएं हैं। ठीक है, 3 आचार्यों की रचनाएं हैं। तो इनमें से बहुत इजी है ये, क्योंकि 2 और आचार्यों का नाम नहीं दिया गया है, तो बहुत इजी है। तो काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो ये भामा की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप यहाँ से देखिए, काव्य अलंकार भामा की रचना, और भामा का समय क्या है, तो 6ठी सदी का मध्य। काव्य मीमांसा ये राजशेखर की रचना है, समय इनका 880 से 900 बीच का है। काव्य दर्श दंडी 7वीं सदी उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट 10वीं शताब्दी। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बना हुआ प्रश्न है एग्जाम में। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, धनंजय ने, भट्ट नायक ने, भरत मुनि ने, या फिर भानुदत्त ने। तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है फ्रेंड, भरत मुनि ने कहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। और हम व्याख्या को भी देख लेते हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र नाटक को 5वें वेद की संज्ञा दी है किसने, तो आचार्य भरत मुनि ने। और अगला प्रश्न देखिए आप, सही नाटकों का क्रम बताना है। सारे नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, रचना काल के अनुसार बताना है सही क्रम। तो फ्रेंड ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत दुर्दशा, नील देवी, अधेर नगरी और सती प्रताप। सती प्रताप कैसा नाटक है इनका, तो ये अधूरा नाटक है, याद रखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष। तो वैदिक हिंसा न भवति, हिंसा न भवति मतलब हिंसा को ना होने दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, कब, तो 1893 में। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी। जब हिंसा खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है प्रेम फैलेगा, प्रेम का योग बनेगा ही। तो प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी। चंद्रावली 1876 ईस्वी। विशस्य विस्मौसदम 1876 ईस्वी। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। नील देवी 1881 ईस्वी। अधेर नगरी 1881। सती प्रताप 1882। प्रेम जोगनी 1875। ठीक है, देखिए प्रेम, हाँ ये 2 बार दिया है प्रेम जोगनी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही रचना है। अंतिम दोनों अपूर्ण हैं। ठीक है, तो अंतिम दोनों अपूर्ण हैं। तो अभी तक आपने एक ही पढ़ा होगा, क्योंकि एक ही ज़्यादा चर्चित है। तो सती प्रताप अधूरा इनका नाटक माना जाता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि प्रेम जोगनी भी इनका अपूर्ण नाटक है। ठीक है, यानी अधूरा है। और ये आधुनिक काल के आधार पर स्तंभ के सारे भारतेंदु जी के नाटक हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत। ठीक है, तो पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है फ्रेंड,
सबसे पहले है पल्लव, ठीक है, फिर गुंजन, युगांत और ग्राम्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। उत्तराखंड के रहने वाले थे ये, कौशानी जिले के। तो वहाँ पे प्रकृति की सुंदरता तो थी ही, उत्तराखंड ऐसा स्थान ही है, तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, शोकोच्छ्वास याद रखना, ये किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, उत्तरा 1949 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, बीड़ा 1972 ईस्वी, चिदम्बरा और सत्यकाम 1975 ईस्वी। तो फ्रेंड इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और गांधी जी से संबंधित जो इनकी रचना है लोकायतन है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब, ठीक है। तो इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड सबसे पहले है मैला आंचल, ठीक है। आंचल मैला कब हो जाता है? आंचल तो चौगुन में मैला होता है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणुका आंचलिक उपन्यासकार है। इसके बाद बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, ठीक है। इसके बाद अमृत और विष, इसके बाद कठगुलाब, ठीक है। तो ये क्रम है फ्रेंड। आइए इसका प्रकाशन वर्ष डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो उपन्यासकार उपन्यास है और प्रकाशन वर्ष भी है। तो रेणु जी का मैला आंचल 1954 का, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। अमृतलाल नागर का है बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। इसके बाद आता है अमृत विष, ये भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है 1966 ईस्वी का। इसमें भारत गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक सामाजिकता का चित्रण है। मृदुला का है फ्रेंड कठगुलाब 1996 ईस्वी, और यह जो रचना है व्यास सम्मान से पुरस्कृत भी है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी पचाड़ी पत्रिका। ब्राह्मण, नागरी पचाड़ी पत्रिका, सरस्वती, हंस। नागरी पचाड़ी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती। सरस्वती, नागरी पचाड़ी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्रेंड सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सरस्वती आएगा, ठीक है। सबसे पहले सरस्वती, इसके बाद नागरी पचाड़ी पत्रिका, इसके बाद हंस और ब्राह्मण। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिटेल इसमें भी दिया गया। सरस्वती ये आना चाहिए, सरस्वती 1900, नहीं ये गलत है फ्रेंड, ठीक है। तो बी ही होगा। सबसे पहले ब्राह्मण आएगा क्योंकि ये ब्राह्मण प्रताप नारायण की है, तो ये भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ब्राह्मण, इसके बाद नागरी पचाड़ी पत्रिका, इसके बाद सरस्वती, इसके बाद हंस। और हंस पत्रिका का प्रकाशन संपादक कौन रहे? तो प्रताप नारायण मिश्र भी ही रहे हैं फ्रेंड। अब तो आप देखिए यहाँ पे संपादक है, पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है और स्थान भी है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी, स्थान इसका कानपुर है। बेणी प्रसाद नागरी पचाड़ी पत्रिका के संपादक रहे, 1896 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है बनारस से। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, 1900 ईस्वी, काशी से यह प्रकाशित होती थी। कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी होता है। तो प्रेमचंद का है फ्रेंड हंस 1930 ईस्वी। पहले यह काशी से प्रकाशित होती थी, वर्तमान में कहाँ से? दिल्ली से।
सरस्वती पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से होने लगी। ठीक है, पहले कहाँ से होती थी, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहले कहाँ से होता था, तो काशी से होता था, लेकिन बाद में कहाँ से होने लगा, इलाहाबाद से। और 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, जबकि 1903 में कौन बने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। और हंस का पुनर्प्रकाशन 1946 में दिल्ली से राजेंद्र यादव के संपादन से शुरू हुआ। ठीक है, पहले कौन इसके संपादक थे, तो पहले प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, और बाद में इसका मतलब बंद हो गया होगा, तो पुनः इसका प्रकाशन हुआ 1986 में। और संपादक कौन बने इनके, तो राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, अगला प्रश्न ये है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड किसको मिला था, तो पंत जी को मिला था। ठीक है, तो पंत किस रचना के लिए मिला था, चिदम्बरा। बस आपका प्रश्न ही खत्म है। ठीक है, पहले चिदम्बरा के लिए, और इसके बाद महादेवी वर्मा को मिला था। इसके बाद आपको उर्वशी के लिए दिनकर को मिला था। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, ये 72 में इसको मिला था आगे जी को। तो पहला ऑप्शन ही राइट होगा, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, विकल्प वर्षवार में विकल्पों में कोई क्रम सही नहीं दिया गया, थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उर्वशी दिनकर को मिला है, उर्वशी के लिए तो 72 में मिला है। ठीक है, तो ये उर्वशी तो पहले आना चाहिए ना, उर्वशी तो पहले आना चाहिए, चिदम्बरा के बाद उर्वशी आना चाहिए, इसलिए क्रम थोड़ा गड़बड़ है। 82 में महादेवी वर्मा को मिला, तो यामा के लिए यामा लास्ट में आना चाहिए, तो इसलिए कोई क्रम इसका सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला पंत जी को, उर्वशी के लिए 61 में मिला। इसका प्रकाशन वर्ष 61 है फ्रेंड, लेकिन 72 में मिला था दिनकर जी को। और कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में मिला आगे जी को। यामा 1940 में मिला महादेवी वर्मा को, या सॉरी माफ़ कीजिए, फिर से मैं देखती हूँ, इसको गड़बड़ कर दी मैं, फिर से देखिए। तो चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड 1959 है, और 1968 में ये पंत जी को मिला। ठीक है, और उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 है, जिसमें इनको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, तो फ्रेंड इसका प्रकाशन वर्ष है 67, तो याद रखेंगे कितनी नाव में कितनी बार, 67 बार। और 67 बार इसको 1978 में अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 82 में महादेवी वर्मा को मिला यामा रचना के लिए, और जिसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1940 ईस्वी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम बताना है। आंसू, कामायनी, लहर, कानन कुसुम। कानन कुसुम, आंसू, कामायनी, लहर। लहर, आंसू, कामायनी, कानन कुसुम। ठीक है, तो फ्रेंड कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे लास्ट में आएगा कामायनी। ठीक है, आंसू 25 में, लहर 33 में। तो कानन कुसुम कब का है, कानन कुसुम, तो फ्रेंड कानन कुसुम और उर्वशी वन मिलन, ये सब कब की रचना है, तो ये सब कानन कुसुम 1913 की है। ठीक है, तो ये 1909 से स्टार्ट होती है इनकी रचनाओं का क्रम। तो सबसे पहले है उर्वशी। उर्वशी 1909, वन मिलन 9, प्रेमराज 9, अयोध्या का उद्धार 10 में होता है। शोकोच्छ्वास 1910, बबरू वाहन 1911, कानन कुसुम 13, प्रेम पथिक 14, महाराणा का महत्व 14, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1936। कामायनी से ही अंत माना जाता है। तो अंतिम रचना भी अगर आपको याद हो तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है। अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो। विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक।
विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। ठीक है, तो फ्रेंड जीवन काल के आधार पर पूछा गया तो सबसे पहले आएंगे फ्रेंड अमीर खुसरो, आदिकाल के थे ये, है ना। इसके बाद आएंगे विद्यापति, रैदास, नानक। ठीक है, आइए देखते हैं इनका समय। तो अमीर खुसरो का जीवन काल फ्रेंड 1255 से 1324, पटियाली एटा यूपी। ठीक है, विद्यापति का 1368 से 1448, ये बिस्पी नामक स्थान कहाँ पे है, बिहार, दरभंगा इनका जन्म स्थान है। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड रैदास। रैदास का जन्म स्थान काशी यूपी में ही है, 1398 से 1518। गुरु नानक का 1469 से 1538, तलवंडी, लाहौर। ठीक है, तो ये था फ्रेंड क्रम। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि या फिर वरदान। ठीक है, तो फ्रेंड आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। आइए देखते हैं क्रम सभी का। तो सबसे पहले प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम है फ्रेंड, देव स्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 18, वरदान 29, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936। ये अपूर्ण रचना और इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म शाहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मायादास की माड़ी। मायादास की माड़ी, तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस की कड़ियाँ, मायादास की माड़ी। कड़ियाँ, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो सबसे पहले फ्रेंड तमस ही आता है, कौन सा आता है? तो सबसे पहले फ्रेंड आता है कड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो भीष्म शाहनी के उपन्यास उपन्यास का क्रम है फ्रेंड। सबसे पहले है झरोखा 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1982, कुंतो 1993, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम है फ्रेंड, सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, यादों की तीर्थ यात्रा, या फिर यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। यादों की तीर्थ यात्रा, अर्धनारीश्वर, सृजन का सेतु, हम सफर, मिलते रहे। तो फ्रेंड सबसे पहले आएगा यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप यहाँ से देख सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यासों का क्रम। तो सबसे पहले है यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990, हम सफर, मिलते रहे 1996, अर्धनारीश्वर उपन्यास है फ्रेंड 1992 ईस्वी। ठीक है, तो यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, ये विष्णु प्रभाकर का क्या है, संस्मरण है, जबकि अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा से है। फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं और ये मिलान करना है। ठीक है, मिलाना है। तो आप देख सकते हैं, यारों के यार, तीन पहाड़। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णा शोक्ति की रचना है। बिना दीवारों के घर, मन्नू भंडारी। और अकेला पलाश, ये किसका है? तो
निशा प्रवेश की है और शेष यात्रा किसकी रह जाती है? उषा प्रियंवदा की। ठीक है, तो यारों के यार, तीन पहाड़, कृष्णा शोक्ति, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी, अकेला पलाश, मेहरू निशा प्रवेश, शेष यात्रा उषम प्रियंवदा। तो आइए देखते हैं 1 का 4। 1 का 4 किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे 1 का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ से देखिए, यारों के यार, तीन पहाड़ 1967, कृष्णा शोक्ति, बिना दीवारों के घर 1965, मन्नू भंडारी, अकेला पलाश 1981, मेहरू निशा परवेज, शेष यात्रा 1984, उषा प्रियंवदा, गुनाह वे गुनाह 2011, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह, चलिए पहले सरल वाला मिला लीजिए। माधवराव सप्रे का है फ्रेंड एक टोकरी भर मिट्टी, जैनेन्द्र का है फिर पाजेब। ठीक है, और हंसा जाइए अकेला, ये तो मार्कंडेय का है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का है फ्रेंड दादी माँ, और यशपाल का है पुलिस की सीटी। ठीक है, यशपाल का है पुलिस की सीटी। तो 1 का फ्रेंड 3, 1 का 3 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1 का ये तो कुछ गलत चक्कर लग रहा है, तो आइए हम यहाँ से देख लेते हैं ना, इसके डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब देखिए वहाँ पे 1 का 3 दिया है, तो इसलिए वो गलत है। गलत इसलिए है, आप एक बार फिर से चलते हैं प्रश्न पर। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए शिव प्रसाद सिंह का है फ्रेंड दादी माँ, और मार्कंडे का है हंसा जाई अकेला। ठीक है, तो 1 का 4th दे दिया है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए राइट कर दिया है। अरे ये हम पढ़ ही गलत रहे हैं, शायद हम पढ़ ही गलत रहे थे। ठीक है, तो राइट है फ्रेंड, ऑप्शन ए राइट है। यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए, दिमाग स्थिर नहीं है एक्चुअली मेरा। यहाँ से देखिए, शिव प्रसाद सिंह का है फ्रेंड दादी माँ, यशपाल का है पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र का है पाजेब, और माधवराव सप्रे का है एक टोकरी भर मिट्टी, मारकंडे का है हंसा जाई अकेला। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसको भी सुमेलित करना है। तो देखिए, भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय का है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का 2 हो गया। और काव्य शास्त्र की भूमिका, तो काव्य शास्त्र की भूमिका फ्रेंड ये हो गया डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, तो दूसरे का हो गया फ्रेंड तीसरा। चलिए ये नहीं लिखते हैं हम। और रस मीमांसा, तो रस मीमांसा किसका है फ्रेंड? ये रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य अनुशासन हेमचंद्र का है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो सबसे पहले 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, काव्य अनुशासन हेमचंद्र, और कुबले आनंद अभय दीक्षित। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है। ठीक है, अगले को देखते हैं। तो देखिए, नागरी पचाड़ी पत्रिका कहाँ से निकलती थी फ्रेंड्स? तो आप अभी देख के आ रहे हैं कि पहले ये काशी से निकलती थी। ठीक है, बाद में इलाहाबाद से निकलने लगी थी। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से ही निकलती थी। और पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। और नया प्रतीक कहाँ से निकलती थी? तो ये दिल्ली से निकलती थी। नागरी पिछाड़ी काशी से, सम्मेलन इलाहाबाद से, और पहल जबलपुर से, और नया प्रतीक दिल्ली से। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 1 2 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है। तो फ्रेंड 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखने से पहले एक बार पुष्टि जरूरी है फ्रेंड। तो नागरी पिछाड़ी पत्रिका
काशी 1896 ईस्वी, सबसे पहले वेणी प्रसाद इसके संपादक थे। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से विभूति मिश्र द्वारा, पहल पत्रिका जबलपुर से ज्ञान रंजन द्वारा, नई पत्रिका दिल्ली से अज्ञे द्वारा और साक्षात्कार भोपाल से अशोक वाजपेयी द्वारा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सम्मिलित करना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले देखेंगे रचना और उनके पात्रों को। ठीक है, तो देखिए रेखा, रेखा कौन सी रचना की पात्र है फ्रेंड? तो रेखा पात्र हैं नदी के दीप, रेखा और भुवन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नदी के दीप अज्ञे की रचना। नीलिमा किसकी पात्र हैं? तो नीलिमा पात्र हैं फ्रेंड अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे के। और कमला किसकी पात्र हैं? तो कमला पात्र है मैला आंचल की। रायना, रायना किसकी पात्र हैं? तो 2 दिन। ठीक है, तो क्रम क्या बन रहा है? 4 5 1 2। ठीक है, 4 5 1 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 5 1 2 किस ऑप्शन में है फ्रेंड? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए एक बार पुष्टि करते हैं। तो नदी के दीप अज्ञे की रचना है, जिसके पात्र रेखा है, 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, जिसकी पात्र है नीलिमा, ये भी 1961 ईस्वी। रेणुका है मैला आंचल, जिसके पात्र है डॉक्टर श्यामनाथ और कमली, आपने पढ़ा होगा कमला। ठीक है, 1954 ईस्वी। निर्मल वर्मा वे दिन, जिसकी पात्र है रायना, 1964 ईस्वी। चित्रा मुग्दल का है फ्रेंड आवा, पात्र है नमिता, 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, ठीक है, ये भी सम्मिलित करना है। तो हानुष, हानुष किसका है फ्रेंड? तो हानुष तो भीष्मशानी का उपन्यास है। ठीक है, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन किसका है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है किसका? मोहन राकेश का। ठीक है, तिलचट्टा ये किसका नाटक है? तो ये मुद्रा राजद का। तो 1 का 2 3 और 5 1। ठीक है, 2 3 5 1 किस ऑप्शन में है? आइए देखते हैं। तो 2 3 5 1 किस ऑप्शन में है फ्रेंड? तो 2 3 5 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हानुष का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी, भीष्मशानी का उपन्यास है। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। पैरों तले जमीन अपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का। तिलचट्टा 1973 ईस्वी, मुद्रा राक्षस रति का कंगन 2010 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न फिर से वही, तो चलिए इसको मिलाइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इजी वाला देखते हैं। तो राधा बल्लभ संप्रदाय, तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है फ्रेंड गोविंद स्वामी। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय से कौन संबंधित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने। राधा वल्लभ संप्रदाय से कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय से थे फ्रेंड ये दामोदर दास थे। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय से दामोदर दास। और वल्लभ संप्रदाय से कौन थे? तो वल्लभ संप्रदाय से थे गोविंद स्वामी, यही मिस्टेक हो गया था। ठीक है, और जबकि निम्बार्क संप्रदाय के संपादक थे हरि व्यास देव, और चैतन्य संप्रदाय के से संबंधित कौन थे? तो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित थे गदाधर भट्ट। ठीक है, एक बार फिर से मिलाएं। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं। प्रश्न कठिन है, चूंकि प्रश्न कठिन है। ठीक है, तो देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय से थे फ्रेंड कौन थे? दामोदर दास। वल्लभ संप्रदाय के संबंधित थे गोविंद स्वामी, फिर से गलती, वल्लभ संप्रदाय से थे देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे फ्रेंड गोविंद स्वामी। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे हरि व्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे कौन? दामोदर दास। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कौन थे फ्रेंड? गदाधर भट्ट। ठीक है,
एक बार फिर से देखिए, वल्लभ संप्रदाय से गोविंद स्वामी, चैतन्य संप्रदाय से गदाधर भट्ट, निम्बार्क संप्रदाय से हरि व्यास देव और राधा वल्लभ संप्रदाय से थे दामोदर दास। ठीक है, प्रश्न इजी नहीं है, बहुत ही स्तर का प्रश्न है ये। ठीक है, ऊंचे स्तर का प्रश्न। तो 5 1 2 3, 5 1 2 3, आइए देखते हैं है किसी ऑप्शन में। तो 5 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो 5 1 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए देखते हैं यहाँ से, वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी। ठीक है, और पुरस्कर्ता या प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास हित हरिवंश, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु, हरिदासी सखी या डट्टी संप्रदाय जगन्नाथ स्वामी स्वामी हरिदास। ठीक है, प्रश्न लेबल का है, अगर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, और अगला प्रश्न है यहाँ पे। फिर से देखिए, कई प्रश्न आपके रेडी हो रहे हैं फ्रेंड। तो प्रेत और छाया, ये तो एकांकी है। ठीक है, प्रेत और छाया एकांकी कैसे हो सकता है? प्रेत और छाया क्या है? प्रेत और छाया उपन्यास है। ठीक है, प्रेत और छाया क्या है? उपन्यास है। और करबला, करबला ये नाटक है, किसका है ये करबला? देखिए, प्रेमचंद का भी है, जयशंकर प्रसाद का भी है, नहीं प्रेमचंद का है और जयशंकर प्रसाद का भी है, ऐसे कुछ करके रचना। चितवन की छां क्या है? चितवन की छां निबंध है। अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रेत और छाया उपन्यास है, तो 1 का 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 1 2 3 फ्रेंड ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ से देखिए, तो प्रेत और छाया के रचनाकार इलाचंद्र जोशी हैं और ये उपन्यास विधा से है। 1944 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद का है फ्रेंड करबला, 1928 ईस्वी का नाटक है। विद्या निवास मिश्र का है फ्रेंड चितवन की छां, 1953 ईस्वी, और ये ललित निबंधकार हैं, निबंध ही है इनका। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या, 2007 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, आत्मकथा है ये। और जगदीश चंद्र माथुर का है फ्रेंड भोर का तारा, 1937 ईस्वी, एकांकी है। ठीक है, तो प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी। करबला जो कि नाटक है प्रेमचंद का, चितवन की छां निबंध है विद्या निवास मिश्र का, और अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान का। जगदीश चंद्र माथुर का है फ्रेंड भोर का तारा, और क्या है ये? एकांकी है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड एक और ऊंचे स्तर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक और ऊंचे स्तर का प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, 1 का 4 हो गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? तो प्रार्थना समाज के हैं फ्रेंड केशव चंद्र सेन। ठीक है, आर्य समाज के फ्रेंड दयानंद सरस्वती थे, तो 3 हो गया। और रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो ये विवेकानंद है। तो ब्रह्म समाज एक बार फिर से मिला दें, देखिए क्योंकि ऊंचे स्तर का प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज के हैं फ्रेंड राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के हैं केशव चंद्र सेन, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हैं, और रामकृष्ण परम हंस या मिशन जो भी आप जानते हो, तो रामकृष्ण मिशन का है फ्रेंड स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये संस्था थी फ्रेंड, ये संस्था थी और संस्थापक ये रहे। तो 4 5 3 2, 4 5 3 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 5 3 2 ऑप्शन डी में है फ्रेंड। और आप यहाँ से देख लीजिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 इसका स्थापना वर्ष है। बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1867, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, और श्रीमती एनी बेसेंट ये थियोसोफिकल सोसाइटी संस्था से संबंधित थी। स्थापना वर्ष इसका 1875 ईस्वी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड।
ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई के रचनाकार कौन है? तो जो बीत गई सो बात गई के रचनाकार हैं बच्चन जी, ठीक है। 1 का 3 हो गया। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, तो मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह पंक्ति किस रचना से है? तो ये रंगभूमि से है फ्रेंड। तो इसका हो गया 5। तो दो पार्टियों के बीच पिस गया, तो कौन पिस रहे हैं? कायाकल्प में की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया 4। और रूप की आराधना मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? तो ये है दिनकर का, ठीक है। तो 3 5 4 2 एक बार फिर से मिला दूं मैं, एक बार फिर से मिलान कर दूं मैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, जो बीत गई सो बात गई बच्चन जी, ठीक है। मैं तो डूब गया हूँ स्वयं शून्य में, ये रंगभूमि। दो पार्टियों के बीच पिस गया कायाकल्प, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, ये दिनकर की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो 3 5 4 2, ठीक है। 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 ऑप्शन डी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन। मैं तो शून्य में, अगेन दो पार्टियों के बीच मुक्तिबोध, रूप की और क्या दिनकर, आह अंतिम राह वह बैठी रही तुम पास मेरे, ये नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है। और अगला प्रश्न ये हम स्किप करते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये इससे है। तो ये अपठित गद्यांश से है आपके, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आपको क्लास कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, कौन से पीडीएफ्स हैं आपके पास, अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेंड कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।